स्वागत है आप सभी का बलवंत खसिया इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल में। आज मैं ख्याति बुद्धदेव आज आप सभी को एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाली हूँ जो हम सभी का इंस्पिरेशन है। आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा जी की। जी हाँ, हम सभी इन्हें जानते हैं और हम सबके मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन क्यों? वो क्यों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम सब कहते हैं कि अगर आपका चाइल्डहुड जो होता है वो अगर एक रफ फेज़ से गुज़रता है तो आपको सक्सेस पाने में तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन रतन टाटा जी का चाइल्डहुड रफ ही रहा था। वो छोटे थे जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और उन्हें फिर अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहना पड़ा था। वो पढ़ाई के लिए फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते करते आप मानेंगे नहीं, लेकिन हम सभी की ही तरह उन्होंने भी एक होटल में काम किया और वहाँ पर वो बर्तन धोते थे। सोचिए, अब बस अनुमान लगाए कि इतनी बड़ी हस्ती जिन्हें हम एक इंस्पिरेशन सोर्स की तरह देखते हैं, वो भी एक होटल में उन्होंने भी बर्तन धोए हुए हैं। तो यहाँ से उनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है और फिर वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके टाटा स्टील में शॉप फ्लोर में काम करना स्टार्ट करते हैं। 1970 में उन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया जाता है। मैनेजमेंट में प्रमोट होने के बाद उन्हें टाटा की सबसे लॉस मेकिंग कंपनी नेल्को हाथ में दी जाती है। लेकिन नेल्को जब रतन टाटा जी के हाथ में आती है तो उन्होंने उसका प्रॉफिट जो है वो 2% से वो 20% तक लेकर गए। जब सब ने इस कंपनी पर से होप छोड़ दी थी, आशा छोड़ दी थी कि ये कंपनी कुछ भी कर पाएगी, उसे रतन टाटा जी ने 2% से 20% तक लेकर गए। लेकिन उनके ख़राब नसीब थे कि उस वक्त हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुई और ये कंपनी को बंद करना पड़ा। फिर रतन जी को उन्होंने टाटा एक्सप्रेस मिल में शिफ्ट किया। ये कंपनी भी एकदम फेलियर हो चुकी थी। तो जब रतन जी ने इस कंपनी को स्टडी किया तो उन्होंने बोला कि मैं इस कंपनी को संभाल लूँगा, इसे मैं गिरने नहीं दूँगा, लेकिन बस मुझे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन कोई उन्हें ये इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार ना हुआ, जिसके कारण ये कंपनी ये भी बंद हो गई। तो अब देख सकते हैं कि रतन जी को भी कितने फेलियर का सामना करना पड़ा। फिर उन्हें फाइनली टाटा मोटर्स ये मिला। जब टाटा मोटर्स उनके पास आया तो उन्होंने इंडिका नाम की पहली गाड़ी बनाई। ये गाड़ी उनका ड्रीम था कि हर इंडियन के पास एक गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए। जब उन्होंने ये गाड़ी बनाई तब उन्हें ऐसा था कि ये गाड़ी मार्केट में धूम मचा देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इसका रिव्यू अच्छा नहीं दिया, जिसके कारण जो इंडियंस थे वो इस गाड़ी को ख़रीद नहीं रहे थे और ये गाड़ी का सेल्स रिपोर्ट जो है वो दिन प्रतिदिन डाउन चला जा रहा था, यानी कि और एक फेलियर। अब रतन जी को पता था कि इसका अब कुछ करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ डिस्कशन किया तो सभी ने उनको ऐसी एडवाइस की कि एक काम करते हैं, आप इस गाड़ी को, इस पूरे ब्रांड को आप किसी और को बेच दीजिए। रतन जी को लगा कि गलती तो मेरी थी, मैंने सोचा था कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छा करेगी मार्केट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा जब हुआ नहीं तो अब मुझे सुन लेना चाहिए जो दूसरे लोग बोलते हैं। जब मेरी नहीं चली तो मैं सुन लेता हूँ जो दूसरे बोलना चाहते हैं, शायद कुछ बेहतर हो जाए सिचुएशन। तो उन्होंने इसका प्रस्ताव लेके वो गए फोर्ड कंपनी के पास। वहाँ पर बिल फोर्ड बैठे थे। बिल फोर्ड को उन्होंने बोला कि टाटा इंडिका को वो खरीद लें। काफ़ी अच्छे डिस्कशन के बाद बिल फोर्ड जी ये बात मान भी गए, लेकिन फिर मीटिंग में उन्होंने कुछ शब्द टाटा जी को ऐसे बोले कि टाटा जी पूरे हिल चुके थे। उन्होंने ऐसा कहा, बिल फोर्ड ने ऐसा कहा
कि जब गाड़ी बनानी आती ही नहीं है तो गाड़ी बनाई ही क्यों? मैं ये गाड़ी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहा हूं। अब हमारे स्वाभिमानी रतन टाटा जी ये शब्द सुन नहीं पाए, उन्हें काफ़ी इंसल्टिंग फील हुआ। वो उस वक्त मीटिंग में कुछ नहीं बोले, वो वापस घर आए और उन्होंने पूरे दिन बस यही बात के बारे में सोचते रहे कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। फिर उन्होंने ठान ली कि अब मुझे ये गाड़ी बेचनी ही नहीं है, मैं ये ब्रांड नहीं बेचूंगा। सालों तक रिसर्च की, सालों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने इस प्रोडक्ट को वापस से समझा और फिर इसे उसका दूसरा वर्जन मार्केट में लॉन्च किया, इंडिका EV2। और ये इंडिका गाड़ी ने सच में इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। इसके प्रॉफिट लेवल बढ़ते चले गए। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब रतन टाटा जी ये इंडिका के EV2 मॉडल पर काम कर रहे थे, तब फोर्ड कंपनी जो है वो जैगवार और लैंड रोवर पर चल रही थी और ये दो गाड़ियाँ मार्केट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। समय का पासा ऐसा पलटा कि अब बिल फोर्ड जी को रतन टाटा के पास आना पड़ा कि आप ये गाड़ी खरीद लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रतन टाटा जी खुद उनके पास सामने से ऑफर लेकर गए कि आप मुसीबत में हो तो कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं जैगवार और लैंड रोवर दोनों खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब आप सोच सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने इतनी इंसल्ट की थी रतन टाटा जी की कि तुम्हें अगर गाड़ी बनानी नहीं आती तो बनाई ही क्यों, वो अब उन्हीं पैसों से, उसी गाड़ी के पैसों से उनकी ही गाड़ियां खरीदने चला था। लेकिन बिल फोर्ड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। इस बार भी बिल फोर्ड ने 2 लाइनें कहीं, लेकिन इस बार उनका नज़रिया रतन टाटा जी के लिए काफ़ी अलग था। इस बार उन्होंने कहा कि तुम ये गाड़ियाँ खरीद के हम पर एहसान कर रहे हो। जी देखिए, गौर कीजिए, पहले उन्होंने कहा था कि हम इंडिका को खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि जैगवार और लैंड रोवर को तुम खरीद के तुम हम पर एहसान कर रहे हो। रतन जी के पास ये काफ़ी अच्छा मौका था उन्हें जवाब देने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये 2 गाड़ियाँ जो हैं वो टाटा के पास आ चुकी थी और वो आने के बाद इन 2 गाड़ियों का भी सेल्स बढ़ता चला गया। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा उनका खास व्यक्तित्व है तो उनका काम कैसा होगा। जी हाँ, आज टाटा ग्रुप के पास 80 से ज़्यादा कंपनी है, जिसमें से 15-16 कंपनियां कुछ ऐसी है जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आती है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ रतन टाटा जी काम करते हैं, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा विचार नहीं आता कि वो इन सबको मैनेज कैसे करते होंगे? आपके पास भी 24 कलाक है, मेरे पास भी 24 कलाक, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं और उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। तो जब आप और मैं इन 24 घंटों में अपना काम नहीं ख़त्म कर पाते हैं, तो वो इतनी सारी कंपनीज को कैसे मैनेज कर पाते होंगे? ऐसे में किसी इंसान ने ऐसा प्रश्न उठाया कि अब 80 कंपनी है तो उन सबकी बोर्ड मीटिंग होती होगी। हर कंपनी की एक दिन की बोर्ड मीटिंग, यानी 80 दिन उसमें चले गए। फिर आप जनरल मीटिंग गिनो, AGM, तो दूसरे 80 दिन उसमें चले गए, यानी 365 डेज में से 160 डेज तो रतन टाटा जी की सिर्फ मीटिंग में चले गए। फिर आते हैं संडे, फिर आप 52 संडे उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो रतन टाटा जी के पास काम करने के लिए बचे ही कितने दिन, और उसमें वो इतनी सारी कंपनियों को कैसे करते हैं मैनेज? इसमें एक टाटा कंपनी के एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप उनकी वर्किंग मेथड को समझो। इस इंसान ने पूछा, क्या है उनकी वर्किंग मेथड, वो कैसे काम करते हैं? तो उस एम्प्लॉय ने कहा कि वो 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ चलाते हैं।
अब जब आप और मैं एक काम एक टाइम पर मुश्किल से कर पाते हैं, उसी वक्त वो 4 कंपनी को एक साथ मैनेज करते हैं। अब आप टाटा का वेरिएशन देखिए, एक उनकी गाड़ी में डील करती है, एक टेक्नोलॉजी में डील करती है, एक कंस्ट्रक्शन में डील करती है। ऐसी 4 अलग अलग फील्ड में काम करने वाली कंपनी को वो एक साथ हैंडल करते हैं। यानी कि उसका माइंड कितना शार्प होगा। एक रूम से निकले तो गाड़ी की बात हो रही थी, दूसरे रूम में गए वहाँ टेक्नोलॉजी। बस इतने सेकंड्स का डिफरेंस था रूम से बाहर निकल के दूसरे रूम में जाने तक के सेकंड्स का डिफरेंस, जिसमें उन्होंने अपना माइंड चेंज करके वो वापस उस फील्ड में आ गए। कितना शार्प होगा इनका दिमाग, कितने एफिशिएंट होंगे वो अपने काम को लेकर। 4 बोर्ड मीटिंग्स ऐसे वो साथ में करते थे। फिर इस इंसान ने क्वेश्चन किया कि इतनी बड़ी हस्ती है वो, तो उनके पास लेटर्स भी काफ़ी सारे आते होंगे। एम्प्लॉय ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लेटर्स आते हैं। तो उन लेटर्स को अटेंड कैसे करते हैं? उन लेटर्स को अटेंड करने की भी रतन टाटा जी की अलग ही टेक्निक है। हर रोज़ रतन टाटा जी को मिनिमम 200 साइन करनी होती है। अब आप सोचिए, आप अगर 200 साइन करने बैठते हैं तो आपके 1 से 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो वो 1-2 घंटा अफोर्ड करना रतन जी के बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक साइनिंग रूम बनाया और वो वहाँ पे 15-20 डेस्क रख दिए थे। उन 15-20 डेस्क में उन्होंने एक लेटर रखा हुआ था और उनके पास में पेन रखी हुई थी। तो अब वो ऐसा नहीं करते कि हर डेस्क में जाके अपनी साइन करते थे, नहीं, वो एक ही लेटर पर साइन करते और बाकी सारे लेटर्स में खुद ब खुद ओरिजिनल साइन हो जाती थी। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि वो जो पेन्स जो थी वो मशीनरी थी। वो यहाँ पर जो भी रतन जी लिखते वो सभी लेटर्स पर सेम चीज़ लिखी जाती थी। तो ऐसे वो इतने सारे काम एक साथ कर लेते थे। इतनी एफिशिएंटली उनका काम तभी हो पाता था। अब सवाल ये आता है कि अगर वो सिर्फ साइन करते थे तब उनको लेटर पढ़ने का टाइम कैसे रहता था? तो वो लेटर तो वो नहीं पढ़ते थे। उन्होंने लेटर पढ़ने के लिए काफ़ी लोग रखे हुए हैं। अब उन्हें कैसे पता चले ये लेटर में ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है? रतन जी को कैसे पता चले? वो किसी को तो उन्हें बताना पड़ेगा ना जी। तो वो जो लोग उन्होंने रखे हुए थे वो क्या करते थे? वो लेटर को पढ़ते थे और उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रतन जी को बतानी होती थी उन्हें हाईलाइट करते हैं। उन्हें हाईलाइट करने के बाद वो रतन जी को बताते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं करते थे रतन जी कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आराम से एक करके आते जाओ और हम लोग डिस्कस करके कर लेते हैं सॉल्व। नहीं, रतन जी ये सारी बातें अपने ऑफिस से रेस्ट रूम जब जा रहे होते हैं या फिर ऑफिस से अपनी गाड़ी तक वापस घर जाने के लिए जा रहे होते तब सुनते थे। मतलब कि ऑफिस से निकलते ही कोई ना कोई उनके पास आ जाता था और बोलता था लेटर में ये है, और रतन जी उसी वक्त उन्हें जवाब दे देते थे, इसका ये करना है, इसका वो करना है, इसका वो करना है। यानी कि वो जो उनको 1-1.5 मिनट लगती है आते जाते हैं, वो 1-1.5 मिनट को भी वो वेस्ट नहीं करते हैं। और अगर वो इंसान लिखना चाहे तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो रतन जी ने ये सिस्टम भी बंद कर दी थी। जो भी आता था उनके पास काम लेके कि इसमें ये लिखा हुआ है, क्या करना है, तो रतन जी के पास वो रिकॉर्डर लेकर आते थे। यानी कि रतन जी जो भी बोलते थे वो रिकॉर्ड हो जाता था और फिर उस हिसाब से दूसरे दिन वो लेटर का आंसर रेडी हो जाता था, जिसमें रतन जी साइनिंग रूम में जाकर साइन कर देते थे। ऐसे वो उनकी पूरी वर्किंग पैटर्न बिठाई हुई थी। अब बोर्ड मीटिंग्स की बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि 4 बोर्ड मीटिंग वो एक साथ चलाते थे, तो वो चारों बोर्ड मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो तो स्टडी करना पड़ता है। वो स्टडी कब करते थे रतन जी? तो रतन जी अपने घर से गाड़ी में जब बैठते हैं ऑफिस जाने के लिए, उस वक्त वो फाइल खोलते हैं और उस वक्त एक ही बार
फाइल खोल के वो अच्छे से उस एजेंडा को पढ़ लेते हैं। वो एजेंडा को ऐसे पढ़ते थे जैसे उनके दिमाग में वो एजेंडा चिपक जाता था। वो गाड़ी में एजेंडा पूरा एक बार पढ़ लेते थे। वो इतने ध्यान से इस एजेंडा को पढ़ते थे कि उन्हें दूसरी बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। फिर वो बोर्ड रूम में जाते और उसी एजेंडा को बिना देखे वो मीटिंग स्टार्ट कर देते थे। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक भी एजेंडा मिस आउट नहीं होता था। कभी उन्हें किसी और को पूछना भी नहीं पड़ता था कि हमारे एजेंडा में क्या कुछ और है, और एजेंडा पूरे लाइन वाइज ही चलता था। यानी चारों मीटिंग को वो हैंडल करते थे और चारों में से किसी के भी कोई भी एजेंडा मिस नहीं होता था। इतना शार्प उनका माइंड था, इतना एफिशिएंट उनका माइंड था। इसके बाद उन्होंने कोरस कंपनी के साथ एक डील की। वो जो डील थी वो पूरे 70 आवर्स तक उस डील की मीटिंग चली। इस डील की मीटिंग के लिए रतन टाटा जी जो थे वो यहीं पर थे और उन्होंने अपनी एक टीम कंपनी के पास भेजी थी डील करने के लिए, और वो यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्टेड थे। रतन टाटा जी ने कोरस कंपनी के साथ एक 54,000 करोड़ की डील की, लेकिन ये डील करने से पहले उन्हें मीटिंग तो करनी पड़ती। रतन टाटा जी यहीं पर थे और उन्होंने अपनी एक टीम भेजी थी कोरस कंपनी के पास, जो टीम मीटिंग कर रही थी, और रतन टाटा जी यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। ये मीटिंग इतनी बड़ी थी कि ये इंडियन कॉरपोरेशन में सबसे बिगेस्ट डील थी, तो आप समझ सकते हैं कि इस डील की इम्पोर्टेंस कितनी होगी। तो रतन टाटा जी भी उतने सीरियस थे ये मीटिंग को लेकर, और ये मीटिंग पूरे 70 घंटों तक चली। ये 70 घंटे में कोई भी सोया नहीं था। कंटिन्यू 70 आवर्स, कोई ब्रेक नहीं, कंटिन्यूअसली रतन टाटा जी भी 70 आवर्स तक इसी मीटिंग में जुड़े हुए थे। 70 आवर्स मतलब आप समझ सकते हो 3 दिन में 2 घंटे कम, यानी कि 3 दिन और 3 रात, जिसमें से सिर्फ 2 घंटे कम। इतनी लंबी ये मीटिंग चली और उसके बाद इसका MOU बना। इसका जो MOU था वो 1800 पेजेस का बना। अब जब ये मीटिंग ख़त्म हुई और डील बनाने की बारी आई, तब 70 घंटे के बाद रतन टाटा जी सोने गए MOU पूरा डिसाइड करके। वो थोड़ी देर सोए, उसमें MOU पूरा रेडी हो चुका था। 1800 पेजेस टाइप होकर उनके पास आ चुके थे। अब रतन टाटा जी ने दूसरे 2.5 दिन लगाए ये 1800 पेजेस को पढ़ने के लिए। अब आप सोचेंगे कि 1800 पेजेस को 2.5 दिन में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये 1800 पेजेस पूरे 12 बार पढ़े थे ये 2.5 दिन के अंदर। क्यों? क्या ज़रूरत थी उन्हें ऐसा करने की? वो किसी भी वकील को दे सकते थे ये पढ़ने के लिए, ताकि कोई लीगल इशू आके खड़ा ना हो जाए। लेकिन रतन टाटा जी अपनी सारी चीज़ों को पर्सनल अटेंशन दिया करते थे। पर्सनल अटेंशन वो इसलिए देते थे ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ ना जाए। कुछ भी, एक भी वर्ड अगर चेंज हो जाएगा तो लीगल इशू आ सकते थे। इसलिए उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, पूरी 12 बार इस 1800 पेजेस के MOU को बड़े ध्यान से पढ़ा और फिर उन्होंने अपनी साइन की। वो साइन की और 54,000 करोड़ रुपीस रतन जी के अकाउंट से सीधा कोरस कंपनी के पास चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात हुई होगी। 70 घंटे, 70 घंटे, ना मैं या ना आप, हम में से कोई जग नहीं सकता। अगर हमें हमारे फेवरेट हीरो हीरोइन की मूवी दिखाने बिठा दे तो भी हम 3-4 मूवी से ज़्यादा नहीं देख सकते। 3-4 मूवी मतलब 12-15 घंटे हुए, उतने भी अगर हम नहीं देख सकते तो 70 घंटे ये एक ही स्क्रीन के सामने, वो भी मीटिंग चल रही है वैसी मीटिंग को वो अटेंड कर रहे थे, उतने ही होश के साथ अटेंड कर रहे थे, तो वो कैसे कर पा रहे होंगे।
इसलिए रतन टाटा जी इतने महान हैं। एक बार रतन टाटा जी मुंबई के सबर्ब्स मलाड में जा रहे थे। उनके पास रोल्स रॉयस थी और गाड़ी बारिश में खड़ी थी। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो देखे एक कपल था जिसके पास एक छोटा बच्चा था। वो लोग तीनों बाइक में जा रहे थे। मुंबई की बारिश आप जानते हैं तो कितना पानी भर चुका होगा और बारिश अभी भी चालू थी। वो कपल पूरी ट्राई कर रहा था कि कैसे भी घर पहुंच जाए, लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा था। ये देख के रतन जी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन, बस उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि मुझे एक ऐसी गाड़ी बनानी है जो हर एक इंडियन के पास हो, हर इंडियन उस गाड़ी को खरीद सके। मुझे एक वैसी गाड़ी बनानी है। और फिर वहाँ से बीज बोया गया टाटा नैनो का। 1 लाख रुपए में सबके पास गाड़ी। टाटा नैनो सक्सेसफुल हुई, फेल हुई, ये बात हमें नहीं करनी है। हमें बस ये बात करनी है कि उनका व्यक्तित्व कितना महान है कि उनके पास तो रोल्स रॉयस थी, उन्हें ये सोचने की भी क्या ज़रूरत थी, लेकिन उनकी सोच इतनी बड़ी है कि वो बस आम आदमी के बारे में ही सोचते हैं। वो खुद का नहीं सोच रहे, वो हमारा सोच रहे हैं। इसीलिए वो इंसान इतना महान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप रतन जी के बारे में कुछ भी कहना चाहे तो हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।